Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of trade to territory, colonization of India. यानी कि इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर के रूप में पहुंचे थी और उन्होंने इस कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लिया, गुलाम बना लिया। तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, उन सभी के बारे में स्टडी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ा था। तो ये जो लड़ाई है, ये जो बैटल है, ये हमारी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस है। तो इन सभी की डेट आपको अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से लर्न करनी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे बेटा। बैटल ऑफ बक्सर ये 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, वो देखिए बेटा। इसका जो कनेक्शन है वो प्लासी की लड़ाई से है। हमने प्लासी की लड़ाई के बारे में स्टडी की थी कि प्लासी की लड़ाई वेस्ट बंगाल में हुई थी। बंगाल में कहेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल आज है, उस टाइम वेस्ट बंगाल नहीं था। उस टाइम ये सारा बंगाल स्टेट हुआ करता था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। इट्स ओके। यहाँ पे ये लड़ाई होने के बाद हमने स्टडी की थी कि यहाँ का जो राजा था वो मीर जाफर बना था। मीर जाफर जब राजा बना था तो उसके बाद में इस एरिया को उन्होंने काफी लूटा। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड forced to Mir Jafar getting the money and land revenue। उसमें मीर जाफर पे फोर्स करते थे कि वो उसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। दूसरी तरह की गिफ्ट के रूप में भी उसने बहुत सारा उसके ऊपर पैसा गेन करने के लिए फोर्स डाला। ये सब होने के बाद इसका मीर जाफर का ट्रेजरी खाली हो गई। मीर जाफर वॉज नॉट द एबल फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज देयर रूलर। उसको चेंज कर दिया, मीर जाफर को हटा दिया। उसके बाद में कासिम को, मीर कासिम को वहां का राजा बनाया। ये मीर कासिम कौन था? ये मीर कासिम सिराजुद्दौला का भतीजा था, जो इससे पहले सिराजुद्दौला के बारे में आपने पढ़ा है, जो प्लासी की लड़ाई में डिफीट हो गया था। वही सिराजुद्दौला, उसका भतीजा को उन्होंने राजा बना दिया। कहाँ का? बंगाल स्टेट का। मीर कासिम was the intelligent person and he wanted to get free from the control of British East India Company। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से बाहर होने के लिए जब इसने प्रयास किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे प्रेशर बनाया। मीर कासिम फ्लीड टू अवध। ये अवध का स्टेट है, जो पहले आज हमारे पास यूपी है, ये उस टाइम का अवध हुआ करता था। इस एरिया को छोड़ करके ये भाग करके यहाँ पे चला गया। उस टाइम पे अवध का जो नवाब था वो सुजाउद्दौला था, नवाब ऑफ अवध। कौन था? सुजाउद्दौला। यहां था सुजाउद्दौला, यहां से मीर कासिम चला गया। इधर से दिल्ली से
मुगल एम्पायर आ गया। मुगल एम्पायर उस टाइम पे कौन था? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल एम्पायर शाह आलम, और उधर से जो बंगाल छोड़ करके भाग के आया था वो आया था मीर कासिम। इन तीनों ने, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला है, यहाँ पे सुजाउद्दौला है। वो सिराजुद्दौला बंगाल स्टेट का रूलर था और ये अवध का नवाब था, अवध का राजा था। नवाब कहेंगे, निजाम कहेंगे, बादशाह कहेंगे, राजा कहेंगे, ये सारे के सारे एक ही आदमी को यानी कि रूलर को बोला जाता था। ओके, इन तीनों ने मिलकर के यहां पे बक्सर की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और यहां से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना को लेकर के यहां एंट्री कर गए। कब? 22 अक्टूबर 1764। बट those rulers did not success in this war। ये तीनों की आपस में समाधान यानी कि सेना को मिलाकर के भी वो रॉबर्ट क्लाइव की सेना को डिफीट नहीं कर पाए। एंड आफ्टर कॉन्वेंट विनर दिस बैटल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे दीज एक, ये सारा एरिया उसके कैप्चर में आ गया। अवध के नवाब से उसने रिश्वत के रूप में या ये कहें कि फाइन के रूप में उसने काफी धन लिया और उधर से शाह आलम सेकंड से भी उसने काफी लूटमार की और उस सारे एरिया के ऊपर अपना डोमिनेट स्थापित कर लिया। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वारेन हास्टिंग्स वहां का गवर्नर जनरल बनता है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो चीफ कमांडेंट था। चीफ कमांडर होने के कारण वो अपनी आर्मी को ही स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी टैक्टफुल डिप्लोमेसी से, अपनी कूटनीति से, अपने षड्यंत्र से दूसरे एरिया को कैप्चर करता हुआ चला जा रहा था। और इस बार के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी की उनको दीवानी मिल गई। दीवानी देखिए क्या होता है, ये इस बार के बाद में फर्स्ट तो उन्होंने दीवानी मिली थी। दीवानी इट मीन्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, क्योंकि उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू ही एक इनकम का सोर्स होता था, उसी से उनकी आय होती थी और कोई सोर्स उनके पास नहीं होता। ओके, और दूसरा उन्होंने क्या किया, बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट बना दी। कब? ये बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सेट कर दिया। अब दीवानी में तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला था। ड्यूल गवर्नमेंट में क्या था? ड्यूल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट was captured by the British East India Company. British East India Company had resources या income source power, and second part was controlled by the Indians या ये कहें कि Indians ruler, क्योंकि जो अवध के ऊपर उसने कब्जा जमाया था
इन्होंने अवध के अपने अधिकार क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार लेने के बावजूद उसका जो राजा था उसको वर्चुअल रूलर सेट कर दिया था, नाम मात्र का राजा बना करके छोड़ दिया था। अब उसने बताया कि इनकम का जो सोर्स है उसके ऊपर हम काम करेंगे और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो इनके राजा हैं वो करेंगे, बट उनके पास कोई भी रिसोर्सेज, इनकम रिसोर्सेज या इनकम का कोई सोर्स उनके पास नहीं था। सो दे वाज नॉट एबल टू इंक्रीज देयर डेवलपमेंट। किसी प्रकार का कोई भी उनको कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं था और वो कैसे भी अपने पब्लिक के लिए डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे थे, कैसे भी वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे। अब उसी टाइम पे 1770 में बंगाल के अंदर फेमाइन आ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट सपोर्ट देयर पब्लिक या इंडियन पब्लिक। इसके अंदर मरने वालों की संख्या 1/3 हो गई थी। बंगाल के अंदर ये फेमाइन आया था, अकाल पड़ गया था। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई सहायता नहीं दी। उसी टाइम पे 1772 हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए थे, वो बनाया था वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने अपना काम किया था 1772 से 1785 तक। ओके, इसने जो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेट कर दी थी उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको डिबोलिश कर दिया और अवध के नवाब के साथ मिलकर के अपने एरिया को बढ़ाने के लिए आगे तक रुहेलखंड के ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। ऐसे करके वो अपने एरिया को आगे बढ़ाते गए। इससे अगले पॉइंट पे क्या होता है वो सुनिए। उसने अपने एरिया को आगे एक्सपेंड करने के लिए आंग्लो मराठा मैसूर है, अंग्रेजों और मैसूर स्टेट के बीच में 4 युद्ध हुए। फॉर वार थे ये, कैसे कैसे थे वो देखिए। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि मैसूर है कहां। ये पुराने समय का मैसूर राज्य हुआ करता था। ओके, जो आज हमारे पास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की जो स्टेट है उस स्टेट में मैसूर राज्य हुआ करता था। यहां राजा हैदरली था जो 1761 से और 1782 तक उन्होंने अपना राज किया। यहां का राजा था हैदरली। हैदरली ने ये साम्राज्य, ये राज्य, ये एरिया हिंदू राजा नंजराज से गेन किया था और उसके बाद में उसने अपने स्टेट को काफी स्ट्रांग बना लिया। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके ऊपर अटैक किया। पहला जो अटैक हुआ था वो हैदरली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट हो गई और डिफीट होने के बाद उनके बीच एक ट्रीटी हुई। ये 1769 में हुई। ट्रीटी का नाम है
ट्रीटी मीन्स संधि, समझौता, ट्रीटी ऑफ ए मद्रास। ये ट्रीटी हुई किसके बीच? हैदरली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ओके, इस ट्रीटी में उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि जब भी कोई एक दूसरे पे, हम आपस में एक दूसरे पे अटैक तो नहीं करेंगे, बट कोई दूसरा भी अटैक करता है तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बट कुछ समय के बाद हैदरली के ऊपर उसका जो पड़ोसी थे निजाम मराठा, निजाम कहाँ है? ये जो हैदराबाद एरिया है, यहाँ पे आज एक सिटी है, बट ये हैदराबाद स्टेट हुआ करती और इस एरिया के अंदर मराठा हुआ करते। इन्होंने मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पॉटेड टू निजाम एंड मराठा अगेंस्ट द हैदरली। हैदरली ने उससे हेल्प मांगी, किससे? कंपनी से, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी, उसमें यही समझौता हुआ था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और जैसे ही हैदरली के ऊपर अटैक किया गया, उसने कंपनी से प्रपोजल किया, बट ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज देयर प्रपोजल, मना कर दिया। और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी भी किसके अगेंस्ट हो गया? हैदरली के अगेंस्ट जाके खड़े हो गए। दूसरा युद्ध हुआ सेकंड वार में, 1782 का वार था। इसमें हैदरली की मृत्यु हो जाती है, हैदरली की डेथ हो जाती है, बीमारी डिजीज के कारण होती है और ये युद्ध नहीं रुकता है। उस युद्ध की कमान इसका जो पुत्र था वो टीपू सुल्तान संभालता है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर वार होता है। फर्स्ट किसका होता है? हैदरली, दूसरा भी हैदरली था, बट हैदरली की डेथ हो जाती है। इस वार के बाद में 1784 में ट्रीटी होती है, किसकी? ट्रीटी ऑफ ए मैंगलोर। ये जगह का नाम है मैंगलोर, ऐसे ही ये मद्रास जो आज चेन्नई है वो नाम है। तो मैंगलोर की ट्रीटी होती है 1784 में। उस टाइम पे लॉर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल बनता है इस ट्रीटी के बाद। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था 1785 तक तो वारेन हेस्टिंग था और ये ट्रीटी 1784 में होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में। और उसके बाद में यहाँ लॉर्ड वेल्जली नया गवर्नर जनरल बनता है। उसने सब्सिडायरी अलायंस, सब्सिडायरी अलायंस इट मीन्स इस प्रकार का एक समझौता जिसमें इस टीपू सुल्तान को अपने एरिया में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आर्मी मैन रेजिडेंशियल रूप में रखना पड़ेगा। इट मीन्स एक आदमी परमानेंट रहेगा और विदेशी जो फॉरेनर है उसको अपने एरिया से निकालना होगा। उसके बाद में बिना परमिशन किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। ऐसे करके टीपू सुल्तान के साथ उन्होंने सब्सिडायरी अलायंस लगा दिया। ओके, टीपू सुल्तान का कुछ एरिया, क्योंकि यहां पे ये जो कोस्ट है इस कोस्ट को मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है और त्रावणकोर इसी एरिया में है, सिटी का नाम है। उस एरिया के ऊपर उसने अपना स्पाइसेस गेन करने के लिए कंट्रोल बना लिया।
यानी कि ये साउथ जो इंडिया है इसके अंदर मसाला बहुत ज्यादा तैयार होता है और उसको वो गेन करके इंटरनेशनल मार्केट में हाई लेवल पे बेचने के बाद काफी इनकम लिया करते थे, इसलिए उसने स्पाइसेस को अपने कंट्रोल में कर लिया। कौन सा एरिया को? मालाबार कोस्ट और त्रावणकोर। इट्स ओके। उससे आगे का क्या होता है बेटा? नेक्स्ट वार होता है 1791 में, थर्ड वार होता है। थर्ड वार में उसने अपने ये ट्रीटी होने के बाद अगला फिर हो जाता है, उसमें भी उसने काफी टीपू सुल्तान को काफी हरासमेंट मिलती है, फिर एक ट्रीटी हो जाती है और लास्ट जो वार होता है वो होता है 1799 में। इसके अंदर टीपू सुल्तान काफी ब्रेवली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट करता है, बट वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ बाद में मारा जाता है। इस प्रकार से मैसूर वार के बाद में मैसूर साम्राज्य का एंड हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में ये सारा एरिया आ जाता है। यहां तक वो पहुंच गए थे, अब यहां तक पहुंच गए, इस एरिया को कैप्चर कर लिया। अब बीच में इस एरिया को कैसे कैप्चर करते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। इट्स ओके।